आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनएमआर सीरीज के अंदर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। और स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है या कपलिंग कांस्टेंट क्या है। बेसिकली जब हम बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट की तो कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं जे को। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज कपलिंग कांस्टेंट। एनएमआर सीरीज के अंदर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है और इस ग्राफ के अंदर पीक्स आती हैं जो हमें बताती हैं कि कंपाउंड किस तरह का है और इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं। तो बेसिकली ये जो दो एडजेसेंट पीक हैं, इन दो एडजेसेंट पीक के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज जे और कपलिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को मेंशन भी किया हुआ है कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक एंड इट इज डिनोटेड बाय जे वैल्यू। नाउ द एन in J, which is called as superscript, it explain the number of bond between coupled nuclei. मेन ये जो n की वैल्यू है यह हमें बताएगी कि बेसिकली जब कपलिंग हुई है तो कितने बॉन्ड के दरमियान में कपलिंग हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ सिर्फ C और H को, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही बॉन्ड, सिर्फ एक बॉन्ड इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर C और H के दरमियान में कपलिंग होती है तो ये कपलिंग होगी J1 कपलिंग, जिसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड इन्वॉल्व है। बट अगर यहाँ पे ये ऐसे होता कि एक H यहाँ पे होता, यहाँ पे भी H होता, अब इस H और इस H के दरमियान में अगर कपलिंग हो रही है तो अब देखें एक और एक दो बॉन्ड इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब इस कपलिंग को हम क्या कहेंगे, J2 कपलिंग कहेंगे। और अगर ये कपलिंग इस तरह होती कि इसके दरमियान में तीन बॉन्ड इन्वॉल्व होते, फॉर एग्जांपल इन दो एच के दरमियान में कपलिंग होती तो एक दो तीन बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो इसको हम कहते हैं कि ये J3 कपलिंग है एंड सो ऑन। इससे ज्यादा बॉन्ड के दरमियान में भी कपलिंग हो सकती है जिसको हम लॉन्ग रेंज कपलिंग कहते हैं। सो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि अगर हम J1 की बात करते हैं तो J1 का मतलब होगा कि ये वन बॉन्ड कपलिंग है। व्हाट इज मीन बाय वन बॉन्ड कपलिंग, कि जो दो न्यूक्लियर आपस में कपल कर रहे हैं उनके दरमियान में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है या एक ही बॉन्ड है। लाइक यू कैन से कि ये C और H के दरमियान में जो कपलिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये वन बॉन्ड कपलिंग है। इसी तरह अगर टू बॉन्ड कपलिंग की बात करते हैं तो ये मिथिलीन प्रोटॉन के दरमियान में होती है कुछ इस तरह की कि इसमें एक और एक दो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह थ्री बॉन्ड कपलिंग में तीन बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3, H और H के दरमियान में होती है। यहाँ पे सिर्फ दो बॉन्ड इन्वॉल्व है और यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड इन्वॉल्व है। और सम टाइम लॉन्ग रेंज कपलिंग भी होती है जिसको हम फर्दर वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे। सो हमारा जो मेन कंसर्न है जहाँ से हमें ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि हमने देखना है J2 और J3 कपलिंग क्या है। एंड देन कुछ लेक्चर्स जो होंगे हमारे वो लॉन्ग रेंज कपलिंग के ऊपर भी होंगे। सो अगर हम लोग वन बॉन्ड कपलिंग की बात करें तो मैंने पहले भी यहाँ एग्जांपल मेंशन की कि C और H या दो न्यूक्लियर के दरमियान में जो डायरेक्ट कपलिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये वन बॉन्ड कपलिंग है, J1 है। और अगर ये ऐसे होता कि इफ इट इज लाइक दिस, अगर इन दोनों के दरमियान में कपलिंग होती तो इसको हम कहते हैं ये J2 कपलिंग है। और अगर ये दो न्यूक्लियर के दरमियान में कपलिंग है और एक और दो तीन बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या कहेंगे, J3 कपलिंग। सो ये जो J वैल्यू है ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बट हम इसको खुद से मैयर नहीं कर सकते, हम इसको सपोज वैल्यू लेके मैयर नहीं कर सकते। ये हमेशा एक्सपेरिमेंट से मैयर की जाती है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि J की वैल्यू क्या है। अब J की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ हिंट्स हैं जहां से हम J की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें एक तो हमने ये देखना है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है और दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको देखते हुए हम J की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि J इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन, कि जब भी हम किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करते हैं तो J बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें पता चलता है और हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की भी बात कर रहे होते हैं। अब इसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज J2 कपलिंग क्या होती है। J2 कपलिंग को जेमिनल कपलिंग भी कहते हैं और जनरली J2 कपलिंग हमें मिथिलीन प्रोटॉन के दरमियान में मिलती है, CH2 टाइप प्रोटॉन के दरमियान में मिलती है। बट यहाँ जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हर एक CH2 के दरमियान में J2 कपलिंग नहीं होती। सो कौन से CH2 है जहां पे J2 कपलिंग होगी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन ये है
कि CH2 में दोनों जो प्रोटॉन है दे आर नॉट केमिकली इक्विवेलेंट। इन प्रोटॉन्स को केमिकली इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट होंगे तो आपको जे की कोई वैल्यू या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जे की जो वैल्यू है CH2 के लिए, ये CH2 कब नॉन इक्विवेलेंट बिहेवियर शो करेगा, ये केमिकली कब CH2 नॉन इक्विवेलेंट होगा। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक किसी भी चीज का मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होना और एक का केमिकली इक्विवेलेंट होना या ना होना, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इस पे हम लोग एक अलग से लेक्चर के अंदर डिबेट करेंगे। बट यहाँ जो चीज हमने इंपॉर्टेंट देखनी है वो ये है कि कब केमिकली CH2 नॉन इक्विवेलेंट होगा। सो इस केस में जो पहला फैक्टर है वो ये है कि जब CH2 किसी रिजिड पार्ट का हिस्सा हो। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड पार्ट। देखिए, जब हम साइक्लो अल्केन टाइप सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे कन्फर्मेशंस होती हैं और ये CH2 रोटेट होता रहता है, और जब ये रोटेट होता है तो इसके अंदर एक प्रॉपर सिमेट्री के थ्रू ये रोटेट हो रहा होता है और डायनामिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो जिनको हम बहुत आसानी से स्टडी नहीं कर सकते। बट अगर CH2 किसी ऐसे रिजिड पार्ट का ऐसा हो जहाँ पे ये रोटेट ना हो सकता हो, तो अब दोनों CH2 का केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होगा। जहां पे हम इसको कहेंगे कि ये वाला जो CH2 है, हियर इट इज अ रिजिड CH2, और अगर ये रिजिड CH2 है तो ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होगा, इसको हम इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे। और दूसरा ये कि CH2 किसी ऐसे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो जहां पे इसका बिहेवियर डायस्टीरियोटॉपिक हो। डायस्टीरियोटॉपिक मीन कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी एक अलग से हम लोग टॉपिसिटी और टॉपिज्म पे बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी और NMR के अंदर भी अलग से एक लेक्चर में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कब जो रिलेशनशिप है वो डायस्टीरियोटॉपिक हो सकता है, एनिसोटॉपिक हो सकता है, होमोटॉपिक हो सकता है, हेट्रोटॉपिक एटसेट्रा। बट यहाँ पे देखें, जो एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया हुआ है इसमें इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। मीन यू कैन से कि दिस द कार्बन इज सेड टू बी अ कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन की वजह से ये वाला जो कार्बन है इसके दोनों प्रोटॉन अब केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों आपस में कपल करेंगे। अगर ये सेम होते तो ये आपस में कपल ना करते, सेम वैल्यू दे देते, पर ये दोनों क्योंकि इनका केमिकल इन्वायरमेंट दोनों साइड पे डिफरेंट है तो इसलिए ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है और ये आपस में कपल करके J2 वैल्यू हमें दे देंगे। अब जो J2 वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड 3-4 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है अगर हम जिस प्रोटॉन की बात करें कि H और H के दरम्यान में कपलिंग होनी है तो इनके दरम्यान में बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन और फिर सब्स्टिट्यूएंट। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम देखेंगे वो ये है कि बॉन्ड एंगल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड देन सब्स्टिट्यूएंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हाइब्रिडाइजेशन को भी दरम्यान में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जनरली एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम J2 वैल्यू की बात करते हैं तो J2 वैल्यू यूजली नेगेटिव होती है, लेस देन 0 इसकी वैल्यू होती है और इसको हम एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हैं। बट ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स J2 की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम पहले फैक्टर की बात करते हैं जहां पे हम बॉन्ड एंगल को देख रहे हैं तो J2 की वैल्यू बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है कि अगर हम बॉन्ड एंगल बढ़ाते जाएंगे या किसी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो न्यूक्लियाई पॉजिटिव J वैल्यू की तरफ जाएंगे, और अगर बॉन्ड एंगल कम होगा तो वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाएगी। जिसको ये चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख रहे हैं। जो फैक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं ये हमने कैसे एक्सप्लेन किए कि हमने पहले कुछ न्यूक्लियाई लिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स उनके फाइंड आउट किए और फिर वहां से हमने इसे डिटेक्ट किया कि जब एंगल बढ़ता जाता है तो नेगेटिव फैक्टर बढ़ता जाता है J2 वैल्यू में, और एंगल जितना कम होगा एंगल बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू J की बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे 109.5 एंगल है और यहाँ पे 120 है। रिलेटिव कंपैरिजन करें तो 109 कम है, 120 ज्यादा है, तो यहाँ पे J2 -12.4 हर्ट्ज है, माइनस में वैल्यू है। लेकिन जो ही एंगल बढ़ा तो वैल्यू +2.5 हर्ट्ज पे आ गई। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन ना इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसमें भी हम एक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। एक्चुअली जब हम साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पे जो sp3 कैरेक्टर होता है वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है।
वो प्योर sp3 करेक्टर नहीं होता, वहाँ s करेक्टर का भी कुछ रोल आता है और वहाँ पे p करेक्टर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन की शेप बनाना टाइप होती है। तो इसको हम लोग अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ एंगल देखें 120 होने के बावजूद -4.5 हर्ट्ज नेगेटिव में वैल्यू है, जबकि इसी केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यू पॉजिटिव थी। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर कंपेयर करके देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। देन सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है। अब सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें डिफरेंट पोजीशन को देखना होता है, सिंपल एक पोजीशन को नहीं देखना होता। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी सब्स्टिट्यूएंट का अल्फा पोजीशन पे इफेक्ट देता हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट दो तरह के होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो अल्फा पोजीशन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट का रोल आता जाएगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन J2 की वैल्यू में बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इन एग्जांपल को देखें, ये CH4 था, इसमें मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट की जगह H लगा दिया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ J2 की वैल्यू देखें तो इट्स -12.4 हर्ट्ज। लेकिन अगर मैं इस H को OH से रिप्लेस करता हूँ तो ये वैल्यू -12 से -10 पे आ जाती है, और अगर इसी को मैं F से रिप्लेस करूँ तो ये वैल्यू -9.6 पे आ रही है। मीन जो जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाते जाएंगे, जो J की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव साइड पे मूव करती जाएगी। एक और केस भी है, अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो इस H और H के दरमियान में जो कपलिंग है, एंगल यहाँ पे 120 के राउंड अबाउट ही होते हैं, लेकिन यहाँ जो J2 की वैल्यू +44 हर्ट्ज है। तो ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव करेक्टर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम बॉन्ड एंगल की बात नहीं करते, यहाँ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को भी देखना है, यहाँ हमने बॉन्ड एंगल को भी देखना है, और इसके साथ साथ आइसोट्रोपिक इफेक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इसकी वैल्यू तकरीबन +44 हर्ट्ज तक जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, यही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट 3 मेंबर रिंग में हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो 3 मेंबर रिंग है या कोई NMR का स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के ग्राफ हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड ग्राफ बनाता हूँ, लाइक मैं अगर ये कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये कोई डबलेट है और इसमें J की वैल्यू है -4.5 हर्ट्ज, और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक और डबलेट है जहाँ पे J2 की वैल्यू है +5.5 हर्ट्ज। ये दो मेरे पास ग्राफ हैं। अब अगर इन दो ग्राफ को दे के वो ये कह के बताएं इन तीनों में से ये दो ग्राफ किसके हैं, इन तीनों में से दो किसके हैं, तो देखें हमने याद रखना है कि ये दो H हैं और इनकी ये पोजीशन है अल्फा। इस अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे नाइट्रोजन, और इस अल्फा पोजीशन पे कार्बन अटैच है। तो अगर ये दो ग्राफ हैं तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तो हो नहीं सकती, वो डेफिनेटली किसकी होगी, कार्बन की होगी, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट H नहीं है। बट यहाँ पे +5.5 जो J2 की वैल्यू है ये सजेस्ट करती है कि वैल्यू या तो नाइट्रोजन की हो सकती है या तो ऑक्सीजन की, क्योंकि वैल्यू +5.5 थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट ज़्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरह का जो ग्राफ होगा दिस क्रॉसबॉन्ड टू दिस टाइप ऑफ रिंग, जिसमें ऑक्सीजन अटैच है, एपॉक्साइड टाइप कंपाउंड्स हैं जिनका ये ग्राफ बना हुआ है। तो हम इजीली J2 की वैल्यू से डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड किस तरह का है। देन नेक्स्ट जो हमने टास्क देखना है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट बीटा पोजीशन पे अटैच हो तो इससे क्या होगा। देखिए अल्फा पोजीशन पे था तो वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन शो कर रहा था, लेकिन जब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट को हम बीटा पोजीशन पे लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव कंट्रीब्यूशन शो करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें कलेक्टिवली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट हैं, if substituents are electro पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव के बजाय वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां इस H की हम बात कर लें, यहां मैंने H लगाया हुआ है तो वैल्यू है +2.5 हर्ट्ज, बट अगर मैं इस H की जगह यहां लिथियम लगाते तो वैल्यू +7.5 हर्ट्ज पे चली जाती। क्यों? कि हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट लगाया। बट अगर मैं इसी जगह H की जगह अब मैंने Cl लगा दिया तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है बीटा पोजीशन पे, तो वैल्यू को ये नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है, -1.4
हर्ट्ज है। इसी तरह जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तो वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब फ्लोरीन लगाने से वैल्यू -3.2 हर्ट्ज पे चली गई और ये मिथॉक्सी ग्रुप लगाने से वैल्यू J2 की -2.0 हर्ट्ज पे चली गई। अब इसमें जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सम टाइम इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो उसमें यह है कि नेबरिंग ग्रुप या नेबरिंग पाई इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है J2 की वैल्यू के अंदर। तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर हम यहाँ पे इन डबल बॉन्ड को देखें तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये नेबर के अंदर प्रेजेंट है। अब इस डबल बॉन्ड का और इस CH2 के दरमियान में एक पैरेलल रिलेशनशिप है। तो अगर पैरेलल रिलेशनशिप होगा तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होगी, अगर पैरेलल रिलेशनशिप नहीं होगा तो फिर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो ये जो CH और H के दरमियान में कपलिंग है ये -22 हर्ट्ज है। ये तभी पॉसिबल है कि जब नेबरिंग ग्रुप भी पैरेलल हों और जो दो प्रोटॉन जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी पैरेलल हों। सो होप्स हो कि इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें या कोई आपको लगता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपसे इलस्ट्रेट नहीं हो सकते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। एंड देन जो J3 और लॉन्ग रेंज कपलिंग है इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।